हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला के पॉलिटी के सेक्शन में ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर ध्यान से समझना, इस टॉपिक को केवल रटने के लिए मत पढ़ना कि कब कौन सा एक्ट आया और क्या क्या उस एक्ट में था। समझो इस चीज़ को। अब हम फाइनल मोड में आ चुके हैं कि अब जो है 1919 से लेके 1947 ये है एक हमारा रोड मैप कि 1919 से हम अब मूव करेंगे 1947 पर। ध्यान से समझो, 1909 तक का हमने एक्ट पढ़ लिया। उस एक्ट में हमने क्या देखा? इंडिया को कुछ मिला नहीं था और केवल रूल्स पास किए गए जो ब्रिटिशर्स को इंडिया में गवर्नमेंट चलाने में आसान हो या उसे सिंप्लीफाई किया गया। बट अब है कि हमें यहाँ पर खोजना है, हमें यहाँ पर समझना है कि अब इंडिया को किस प्रकार से इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो ये समझना है हमको इससे कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आने शुरू हुए। अब जाके 1909 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं आया, चाहे आप 1773 से लेके पूरा पढ़ लो, आपको 1909 तक इंडिया के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं था। इंडिया पहले भी गुलाम था और उस समय तक भी गुलाम रहा। कुछ लोगों को केवल रिप्रेजेंटेशन मिला, जबकि इंडिया को कोई अपना पावर मिला नहीं था। अब है यहाँ से नया कहानी कि अब हमको समझना है कि जब हम बन गए यहाँ पर, इंडिया जो था वो बन गया एक कॉलोनी। हमने यही पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना एक कॉलोनी घोषित कर दिया। कैसे घोषित किया, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे घोषित किया? लीगल तरीके से। लीगल तरीके से लेजिस्लेटिव के द्वारा उसने रूल पास करके भारत को अपना एक कॉलोनी बना लिया। अब इस कॉलोनी को कहाँ जाना है? आज़ाद होना है। इसे कहाँ जाना है? आज़ादी लेनी है, इंडिपेंडेंस। कैसे मिलेगी आज़ादी? कैसे मिलेगी आज़ादी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको आज़ादी मिलेगी, किससे आज़ादी मिलेगी, किससे आपको आज़ादी चाहिए। ब्रिटिशर से, अंग्रेज़ों से नहीं, उससे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आपको लीगली, लॉ के तहत आपको अपना गुलाम बनाया था, ना कि आपके देश पर उन्होंने आक्रमण किया बाय द मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स के द्वारा आपको अपना गुलाम बनाया। ऐसा उन्होंने नहीं किया था। आप याद करो 1833 का एक्ट, आप याद करो 1813 का एक्ट। उसमें ब्रिटिशर्स ने अपने लेजिस्लेचर में ये बिल पास किया कि इंडिया जो है वो हमारा कॉलोनी है, पूरे इंडिया पे हमारा प्रभुत्व रहेगा। तो कॉलोनी का डिफिनेशन क्या हुआ? कॉलोनी का डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट किसी वीकर स्टेट को अपने अधीन ले ले और अपने संविधान के तहत उसे चलाना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। तो कॉलोनी है भारत। भारत को आज़ाद होना है। कैसे आज़ादी मिलेगी, क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे, किस प्रकार हमें इस ब्रिटिश राज से छुट्टी या मुक्ति मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर था कि हमें आज़ादी लेना है, तो आज़ादी अब हमको जब भी मिलेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही मिलेगा। जब तक ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से लॉ पास नहीं कर दे, जब तक वो हमें अपनी आज़ादी ना दें कि हम अपना लॉ बनाए। मीन्स यहाँ से शुरू होता है कहानी कि अब आपको आज़ादी चाहिए किन किन बातों के लिए। पहला आपको किन बात के लिए आज़ादी चाहिए? पहला चाहिए आपको पार्टिसिपेशन, कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसमें हमें पार्टिसिपेशन दो, हम उसके पार्टिसिपेशन में पार्टनर बने, हम उसमें लॉ बनाने वाले में बने, यानी हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी मीन्स क्या हुआ कि हमें आज़ादी होनी चाहिए अपने नियमों को बनाने की। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग चेंज कहते हैं। इसलिए चेंज कहते हैं ये दोनों आर्टिकल, चाहे आपका 1919 का आर्टिकल हो, चाहे आपका 1935 का आर्टिकल हो, दोनों आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगी और सीधे तौर पर दिखेगी। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी कि हम चेंज लाना शुरू करेंगे। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। जिस प्रकार से आपका मार्लो मिंटो था, उसी प्रकार से ये कहलाया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू आपके सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड आपके कौन थे? वायसरॉय। तो वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड। दोनों के द्वारा जो चेंजेस लाया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, दैट इज पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें, पहली बातें, द सेंट्रल एंड प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर वेयर ऑथराइज टू मेक लॉ। ध्यान से समझना, यहां से खेल शुरू होता है ब्रिटिशर्स का, यहां से खेल शुरू होता है। क्यों खेल शुरू हुआ ये भी समझो, इसके पीछे का स्टोरी समझो। आप भी जानते हो 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, यानी कि गांधी जी का भारत में एक तरीके से उदय हो चुका है। और गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समझा इस चीज़ को कि हमें आज़ादी किन बातों से चाहिए, हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ना है। ध्यान से समझो यहाँ पर कि हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ, हम लोग भारत जो इंडिपेंडेंट हुआ, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। ध्यान से समझना इस वर्ड को, आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बुक में तो उसमें पढ़ोगे फ्रीडम स्ट्रगल। हम स्ट्रगल करके आज़ादी प्राप्त किए, ना कि हमारे यहाँ रेवोल्यूशन हुआ। जैसे कि रसिया में रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे एक सरकार थी, उस सरकार के विरोध में सरकार बनी। ध्यान से समझना है, दोनों में अंतर है। हम लोग के यहाँ रिवोल्यूशन नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ क्रांति, जो कहोगे कि हम लोग रिवोल्ट करके या रिवोल्यूशन लाके हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट किए, वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ स्ट्रगल हुआ, हम लोग चेंज लाए, धीरे धीरे करके चेंज लाए। चूंकि हम मिलिट्री ऑक्युपाइड नहीं थे, हम लीगली बंधे हुए थे, हम लीगली फंसे हुए थे। तो यहाँ से खेल शुरू होता है। गांधी जी का एंट्री होता है, गांधी जी एंट्री होता है तो गांधी जी समझते हैं इस चीज़ को, और समझने के साथ साथ गांधी जी का प्लस पॉइंट क्या था कि उनके साथ मास था। एक मास के साथ उनकी बातें होती थी। मतलब क्या था कि वो एक तरीके से देश का वॉइस बन चुके थे। वो लोगों को समझाते थे। किन लोगों को? सोचो, आज हम आपको समझा रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो। उस समय देश की लिटरेसी रेट जो थी वो थी 6%। 6% वाले लिटरेसी रेट वाले देश के लोगों को समझाया गया कि आपको किससे आज़ादी चाहिए, और लोग समझे। इसीलिए गांधी जी ने सबसे पहला डिमांड किया, गांधी जी ने दो बातों का डिमांड किया। पहला डिमांड किया प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए हमें। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश राज में जो राज्य थे, जो स्टेट थे, जैसे आज बिहार है, यूपी है, बंगाल है, जो प्रोविडेंस थे, प्रोविडेंसों को ऑटोनॉमी दीजिए कि वो अपना कानून खुद बनाए। मतलब जैसे बिहार राज्य में, बिहार में कोई सरकार है, बिहार में गवर्नर है, बिहार में लेजिस्लेचर है, तो बिहार के लोग ही खुद अपना नियम बना सके, यानी हमें ऑटोनॉमी चाहिए। पहला चीज़, पहला डिमांड उनका ये था। और प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी का दूसरा जो कंडीशन था वो था बाइकैमरलिज्म, कि 2 सदन होना चाहिए। लीगल बात किया गया, नहीं कोई क्रांति की बात नहीं है, ये लीगल बात किया गया कि हमें आज़ादी का पहला स्टेप जो है वो हमारा होगा प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, कि हमें आप ऑटोनॉमी दीजिए कि हम अपने स्टेट को खुद चलाएंगे। हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोविडेंस की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी पर चूँकि 17 में गांधी जी ऑलरेडी फुल फ्लेज आ चुके थे देश में, और अंग्रेजों को भी समझ में आ चुका था कि इनकी बातों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना अब घातक होगा। तो एक्ट जो आया 1919 का, उसके बाद उसमें उन बातों को शामिल किया गया। ध्यान देना इस चीज़ को। पहला इसमें दिया गया कि सेंट्रल और प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर जो होगा वो एक्ट बनाने के लिए ऑथराइज्ड है। मतलब अब स्टेट वाला, स्टेट में समझना जैसे आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इस तरह के जो स्टेट थे, उन स्टेट्स को भी उनका जो अपना लेजिस्लेचर था वो भी अब कानून बना सकता है। यानी पहला यहाँ पर बात मान ली गई। दूसरी बात बोला गया सेंट्रल अलग कानून बनाएगा और स्टेट अलग कानून बनाएगा, यानी 2 अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पर। कि फेडरल लिस्ट बना, जो सेंट्रल के पास लिस्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट पर सेंटर कानून बना सकता है, और प्रोविडेंशियल के पास भी एक लिस्ट बना दिया गया कि प्रोविडेंस के पास भी क्या क्या पावर है, जिस जिस सब्जेक्ट पर वो कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर खेल हुआ। खेल क्या हुआ? प्रोविडेंस के जो सब्जेक्ट थे उसको बांट दिया गया 2 पार्ट में। एक कहलाया ट्रांसफर्ड, एक कहलाया रिजर्व। गांधी जी का जो डिमांड था कि हमें प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी दो, उन्होंने दिया कि आप कानून बना सकते हो, आपको हम सब्जेक्ट दे दिए, ये फेडरल लिस्ट हमारा है, इस पर कानून हम बनाएंगे, यानी हम मतलब ब्रिटिशर्स बनाएंगे, और प्रोविडेंशियल लिस्ट आपका है, लीजिए कानून इस पर आप बनाइए। बट कैसे बनाइएगा? 2 तरह के सब्जेक्ट बनाए, एक ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो वैसे सब्जेक्ट थे जिसमें मिनिस्टर्स की या कहो कि लेजिस्लेचर के कॉन्सेंट की आवश्यकता नहीं है, और रिजर्व सब्जेक्ट जो था वो था विदाउट कंसेंट ऑफ मिनिस्टर। आप इसको
यानी एक था विथ मिनिस्टर, एक था विदाउट मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स क्या है, लेजिस्लेचर, कि एक आप विदाउट लेजिस्लेचर के भी कानून बना सकते हो, और एक को रखा गया जिसमें आपको लेजिस्लेचर का कंसेंट लेना पड़ेगा। फंस गए आप फिर से यहीं पर। कैसे फंस गए? अच्छे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनको रख दिया गया ट्रांसफर्ड में, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे उसको रख दिया गया रिजर्व में। मीन्स क्या हुआ, हमने आपको पावर तो दिया बट कहने के लिए दिया। यानी कि यहां पर प्रोविडेंशियल लिस्ट को बांटा गया दो पार्ट में। फेडरल लिस्ट इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन रहेगा, ये आपका पावर है। उसमें भी हमने पावर में कटौती कर ली। जैसे आज के डेट में देखो कि हमारा सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है, उसके बाद उसको किसी से पूछने की, सेंट्रल से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद उस पर कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। बट इस केस में ऐसा नहीं था। यानी कि ये प्रोविडेंशियल को लिस्ट को बांटा गया दो पार्ट में। इसी सिस्टम को कहा जाता है डायरकी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन, इंग्लिश में कहते हैं डायरकी। डायरकी का मतलब ही यही था कि पावर को इस तरीके से बांट दो, और दोनों पावर जो बांटा हमने पावर को बांटा वो इस तरीके से बांटो कि लगे कि हमने आपको दिया कुछ बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। डायरकी का मतलब यहाँ पर यही था कि प्रोविडेंशियल लिस्ट को बांट दिया गया ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में। उसके बाद अगला जो था कंडीशन था प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी का, वो था बायकैमरलिज्म। उन्होंने कहा लो हम देते हैं आपको बायकैमरलिज्म। ये रहा आपका बायकैमरलिज्म। दो तरह के हाउस होंगे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आज के डेट में कहलाता है राज्यसभा आपका, और लोअर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। और पावर दिया आपको वायसराय के एग्जीक्यूटिव जो मेंबरशिप थी, 6 लोगों का मेंबरशिप था, उसमें 3 लोग इंडियन होंगे, ये आपको पावर दिया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज की डेट में यूपीएससी के नाम से आप जानते हो, उसका गठन हो गया, 1926 से काम करना शुरू हो गया। कॉमनल अवार्ड, जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था, जो हमने 1909 में देखा था कि मुस्लिमों को दिया गया था, इसे और बढ़ाया गया सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। और इतना करके उन्होंने कहा लो गांधी जी, आपने जो डिमांड किया हम तो पूरा कर दिए। आपने मांगा प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, हमने दे दिया आपको प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, आपका प्रोविडेंस अब कानून बना सकता है। आपने मांगा बायकैमरलिज्म, हमने दे दिया बायकैमरलिज्म। तो दोनों बातें हमने दे दी। यहां से शुरू होता है कहानी अब नया। गांधी जी ने देखा, समझा, ठीक है हम समझते हैं इस चीज को, बट जब इसको गौर से देखोगे तो फाइनली हमने केवल कागज पे आपको पावर दिया, और उस समय तक आपका जो पूरा देश का मूवमेंट था वो बदल चुका था। प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी से भी ज़्यादा की हम लोग डिमांड अब सोच रहे थे, और यहाँ पर जो हमें मिला वो हमें सिर्फ मिला दिखावा के लिए। तो इससे जब इसी कानून में आपका एक्ट में ही लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद हम फिर आएंगे और फिर आपको रिव्यू करेंगे, यानी कि 1919 में ये हुआ है, हम 10 साल के बाद आपके पास 1929 में आएंगे और फिर से इस एक्ट को रिव्यू करेंगे और फिर नया एक्ट आपको देंगे। बट इससे इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं हुए, इससे इंडियन सेटिस्फाइड नहीं हुए। हुआ वही, उसके बाद अगला जो तरीका, बाकी कहानी पढ़ोगे फ्रीडम स्ट्रगल में ना, इसमें थोड़े पढ़ोगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा डेवलपमेंट है कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, यानी इससे डायरकी का उदय हुआ, बायकैमरलिज्म का उदय हुआ, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो डेवलपमेंट हुआ ये यही हुआ। उसके बाद 1927 में ही 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को भेजा गया। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन के 7 मेंबर में इंडियन कोई नहीं थे, जिस कारण से इंडिया में इसका काफ़ी विरोध हुआ। गो साइमन गो बैक का नारा लगा, अब लाला लाजपत राय वाला कांड हो गया। लाला लाजपत राय की इस पर मृत्यु होती है, बहुत सारी बातें होती है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ो। बट साइमन कमीशन आए, इस लॉ को रिव्यू किए कि ये क्या हुआ, जो हमने 1919 में एक्ट दिया उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा। उन्होंने देखा कि डायरकी का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पर, इंडियंस खुश नहीं हैं। तो डायरकी को ख़त्म करने का साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन कर देता है, और उसने उसका जो रिकमेंडेशन है दैट इज नॉन एज वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन है, या आपको पीटी में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या था, तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन थे जो 1919 के एक्ट का रिव्यू था।
जो 1919 के एक्ट का रिव्यू था और उसका अगला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो दिखा गया। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन आती है, अपना रिकमेंडेशन देती है, और उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। यहाँ से शुरू हुआ अगला कहानी। यहाँ तक तो था प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट था जो मिला नहीं, बट डिमांड तो थी। यहाँ से हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। अब आया हमारा फेडरल व्यवस्था। फेडरल मतलब क्या होता है कि आपके पास एक स्टेट होगा, इस पे छोटे छोटे यूनिट्स होंगे और सारे यूनिट्स जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, और वो सारे यूनिट्स आपस में भी जुड़ेंगे और वो स्टेट से भी जुड़ेगा, जैसे आज की डेट में हमारा फेडरल व्यवस्था है। तो पहली बार बात की गई फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। कंडीशन लगाया उसमें कि प्रोविनेंस भी होंगे, प्रिंसली स्टेट भी होंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको फिर से देते हैं कि प्रोविनेंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को समझो, ये है क्या। ब्रिटिशर्स जब इंडिया पर कब्जा किए, तो जब इंडिया पर कब्जा करते हैं तो इंडिया को दो पार्ट में बांटा गया। दो पार्ट में, एक पार्ट कहलाया प्रोविनेंसेज। प्रोविनेंसेज मीन्स आज के लैंग्वेज में समझो तो जो आपके राज्य हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये राज्य हैं। दैट राज्य आर कॉल्ड प्रोविनेंसेज। प्रिंसली स्टेट, कुछ रजवाड़े थे, रजवाड़े। मराठा राज था, आपका हैदराबाद के निजाम थे, जम्मू कश्मीर में वहाँ महाराजा हरि सिंह थे, तो रजवाड़े थे। दो अलग पार्ट में भारत बटा हुआ था। एक पार्ट था प्रिंसली स्टेट का, और दूसरा था प्रोविनेंसेज का। ध्यान से समझना, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि भारत एक कॉलोनी है, भारत एक कॉलोनी है, भारत एक कॉलोनी, कॉलोनी एक्चुअल में था प्रोविनेंसेज। प्रोविनेंसेज जो थे वो थी कॉलोनी, और प्रिंसली स्टेट जो थे वो रजवाड़े थे। वो राजा के अधीन एक राज्य था जिस पर एक्चुअल में हुकूमत उस राजा की थी, और राजा का एग्रीमेंट था अंग्रेजों के साथ कि हम एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, इन मामलों में ब्रिटिशर्स को फॉलो करेंगे, ब्रिटिशर्स के नियमों को मानेंगे, बट अंदर में जो प्रिंसली स्टेट के अंदर जो इंटरनल उनका मैटर है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, जो अंदर का मैटर है वो उनका अपना मैटर रहेगा। ध्यान से समझना इसको, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझो, फिर से समझाते हैं। प्रोविनेंसेज का मतलब हुआ आपका आज के डेट में स्टेट की, भारत बटा हुआ है दो पार्ट में, एक स्टेट्स था और एक प्रिंसली स्टेट्स था, मतलब रजवाड़ा था। तो रजवाड़ों का जो अपना कॉन्सेप्ट था वो था कि रजवाड़ा राजा के अधीन है, रजवाड़ा राजा के अधीन है, और राजा को अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी किया गया था, एक एग्रीमेंट किया गया था कि एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस के मामलों में हम अंग्रेजों से मदद लेंगे। मतलब डिफेंस के मामले में हम बिना अंग्रेजों के सहमति के कोई काम नहीं करेंगे, बट इंटरनली वो आज़ाद थे, वो राजा के अधीन थे, और राजा इंटरनल मैटर पर आज़ाद था। प्रोविनेंसेज थी एक्चुअल में कॉलोनी, जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट के अधीन काम कर रही थी। तो अब समझो कि जब हम एज ए इंडिया इंडिपेंडेंस चाहेगा तो प्रोविनेंशियल, इस जो प्रोविनेंसेस थे वो तो चाहेंगे ऑटोनॉमी, हमें अपना कानून बनाने का अधिकार दो, हमें शिक्षा पर अपना अधिकार दो, हमें अपनी ज़रूरतों पर कानून बनाने का अधिकार दो। लेकिन प्रिंसली स्टेट को कोई मतलब था, वो तो खुद आज़ाद थे, उन्हें क्या आवश्यकता है। तो जब अंग्रेजों ने कहा कि हम फेडरेशन बनाएंगे, हम फेडरल बनाएंगे इंडिया को, तो प्रोविनेंसेस तो तैयार हो गए कि हाँ हम वो फेडरेशन बनाओ, हमें बहुत खुशी होगी। प्रिंसली स्टेट क्यों तैयार होंगे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है फेडरेशन की, उन्हें क्यों ज़रूरत रहेगी। तो प्रिंसली स्टेट्स ने इसे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आपके फेडरेशन में, हम अपने राज्य में अपने आप में हम लोग खुश हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हमारा अपना संविधान, अपना कानून है, हम अपने कानून के साथ खुश हैं।
तो प्रिंसली स्टेट को एक्चुअल में ज़रूरत थी भी नहीं, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। वैसे इस केस में बात करो 1919 में, तो चूंकि इसमें प्रोविनेंसेज को पावर दिया गया, अब प्रोविनेंसेज को पावर चाहिए थी, अब प्रोविनेंस को पावर मिला नहीं पूरी तरह से, इसीलिए इसका विरोध किया प्रोविनेंसेज ने। यानी कि आपको अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है तो 1919 में प्रोविनेंसेज विरोध किए कि नहीं, हमें जो पावर चाहिए आप वो हमें दे नहीं रहे हो। 1935 में प्रिंसली स्टेट को फेडरेशन से कोई मतलब नहीं है, तो हम फेडरेशन क्यों चाहें, हम क्यों किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन अपने आप को करें, तो उन्होंने मना कर दिया। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका यहाँ पर कभी कभी पीटी में कि 1935 में जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया उसका विरोध किसने किया? ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स ने किया। स्टेट्स ने कहा कि हमें फेडरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहो कि ट्रू पावर डिवीजन यहाँ पर हुआ। पावर डिवीजन जो यहाँ पे हमने देखा था कि फेडरल लिस्ट और प्रोविडेंशियल लिस्ट बना था, ये डायरेक्टली लाया गया था, ये पावर बना यहाँ जाके, यहाँ बना आपका फेडरल लिस्ट अलग, प्रोविडेंशियल लिस्ट अलग और कंकरेंट लिस्ट अलग, एकदम पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया, जो आज के डेट में आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। ये हमारा हो गया सेंट्रल लिस्ट, ये हो गया स्टेट लिस्ट, ये तो कंकरेंट लिस्ट है ही। तो इस प्रकार से पावर का फर्स्ट टाइम सही मायनों में डिवीजन किया गया, डायरेक्टी को खत्म किया गया प्रोविडेंसेज में, यानी ये वाला सिस्टम ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट वाला सिस्टम प्रोविडेंसेज में खत्म हुआ। यानी फाइनली आपको क्या मिलने जा रहा है? प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविडेंसेज में प्रोविडेंसेज की जो गवर्नमेंट होगी वो खुद अपना कानून बना सकती है। तो प्रोविडेंसेज में डायरेक्टी को खत्म किया गया, बट कहाँ किया गया? इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंट्रल में, इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंटर में, डायरेक्टी आपका एडॉप्ट किया गया सेंटर पर। यानी फेडरल स्थिति में जो सेंटर पे गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहां पे डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्टी इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? फिर से यहीं पहुंच गए कि सेंटर में अब लागू हो गया ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ध्यान से समझना, इस चीज को फिर से बोल रहे हैं, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अब आ रहा है आपका लेजिस्लेचर पावर में कि अब सेंट्रल जो कानून बनाएगा बिना लेजिस्लेचर के कंसेंट के नहीं बना सकता है। यानी एग्जीक्यूटिव को अब पूछना पड़ेगा लेजिस्लेटिव से कि हम कानून बनाए कि नहीं बनाए। तो यहाँ से एडॉप्ट किया गया डायरेक्टी को सेंट्रल में, बाय कैमरलिज्म लाया गया प्रोविडेंसेज में, बाय कैमरलिज्म प्रोविडेंसेज में लाया गया। 11 प्रोविडेंसेज थी, जिस प्रकार अभी आप लोग कहते हो कि हमारे पास 29 राज्य है, उस समय आपके पास 11 प्रोविडेंसेज थी। 11 में 6 जगह पर बाय कैमरलिज्म, 2 सदन, लोअर हाउस अपर हाउस, विधानसभा विधान परिषद का गठन किया गया 6 जगह पर। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को अब की दे दिया गया डिस्प्रेस्ड में, मतलब SC ST में भी इसको बढ़ाया गया, SC को दिया गया, वुमेन को दिया गया, लेबर क्लास को दिया गया, फ्रेंचाइजेज को बढ़ाया गया। ध्यान से समझना, इस फ्रेंचाइजेज को लेकर कभी दिमाग में कन्फ्यूजन मत लाना कि ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन हुआ तो वोट दिया, वोट देने का जो पावर था वो कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अंग्रेजों ने नहीं दी। वो हमेशा सर्टेन परसेंटेज, जैसे 10 लाख पर हम वोट देने देंगे 10 ठो, हम उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगाएंगे, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अंग्रेजों ने कभी नहीं दी। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी जो था, वोट देने का अधिकार था, वोट देने के अधिकारों को बढ़ाया गया, यानी अधिक से थोड़े और लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया कि आप भी वोट आप दे सकते हो, ये एक्सटेंड किया गया। ये दिमाग में रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होना कि अंग्रेजों ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, कभी नहीं दिया। हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। RBI का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1935 एक्ट के तहत ही, आपका जो आज के डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो अब 1919 और 1935 को कंपेयर करो, कहाँ पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें कहाँ डेवलप करने का मौका मिलता है। कहाँ पर? पहला मौका मिलता है 1935 में कि हमें पहली बार प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी मिलता है, प्रोविडेंसेज को अधिकार मिलता है कि आप अपना कानून बना सकते हो। 19 में ये पावर आपको पूरी तरह से नहीं मिला, जबकि पावर तो नहीं मिला, ऊपर से डायरेक्टी लगा दिया गया। और क्या किया गया? कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। तो
1935 के आधार पर ही जब हम लोग आज़ादी प्राप्त करते हैं, इसके बाद एक अगला स्टेज भी मिलता है। प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी के बाद एक अगला स्टेज भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनियन। डोमिनियन का हमें दर्जा मिला 1947 में। क्रिप्स मिशन ने आया, वो भी कहा आपको हम डोमिनियन का दर्जा देंगे। क्रिप्स ने भी बोला, अगस्त प्रस्ताव में भी यही बात आया कि आपको हम डोमिनियन का दर्जा देंगे। डोमिनियन मीन्स क्या था, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक तो था आपका प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, कि ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया कि आपको पावर मिलेगा कानून बनाने का। कानून बनाने का किसके अधीन? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सुपरमेसी में ही आप अपना कानून बना सकते हो। इसके बाद आता है अगला स्टेट डोमिनियन स्टेट का, कि हमको डोमिनियन का दर्जा मिला। मतलब क्या हुआ कि आप आज़ाद हो गए हो। अब आप पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप पर अब हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट आपको अपना देश जो चलाना है उसका आपके पास खुद का कानून नहीं हो। मीन्स समझो, जैसे कि हमको अपना घर चलाना है, बट हम कहीं से कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम कमा नहीं रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमको अपना घर चलाना है। और हमारे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपना घर खुद चलाओ, लेकिन चूंकि अभी तुम्हारे पास कोई अर्निंग नहीं है, अभी तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम घर चलाओगे कैसे? तो चलो तुमको हम पैसा देते हैं, बट तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम कुछ पैसा कमा लो ताकि तुम अपना घर फिर खुद से चला सको। तो उस कंडीशन में पेरेंट्स ने हमें पैसा दिया, लेकिन हम इंडिपेंडेंट हैं, बट हमारे पास चूंकि पैसा नहीं है तो हम उनके पैसा का यूज करके अपना घर चला रहे हैं, बट कुछ दिन में हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। सेम चीज़ यहाँ होता है डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि जब भारत को उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आज़ाद हो गए, हम लीगली तुम पर से सारा कानून हटा लेते हैं, हम लीगली रूप से तुमको इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। अब तुम जब इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे याद समझो इस चीज़ को कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। तो 1947 से लेकर 1950 तक जो देश चला, किस कानून से चला? कौन सा कानून था जो हमारे देश को चला रहा था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारे देश को चला रहा था? वो कॉन्स्टिट्यूशन था 1935 का एक्ट और ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश ने कहा कि हम 47 में आपको आज़ाद कर देते हैं, आप आज़ाद हो गए, लेकिन जब तक आपका कानून नहीं बनता है तब तक हम देखेंगे आपको कि आप ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिस दिन आप अपना कानून बना लोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, हम आपको छोड़ के फाइनली पूरी तरह से चले जाएंगे। यही है डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट। जब 1947 का एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए, ना कि इंडिपेंडेंट स्टेट पूरी तरह से। तो डोमिनियन का मतलब था कि हम अब अपनी आज़ादी को प्राप्त कर चुके हैं, हमें सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाना बाकी रह गया। तो कॉलोनी से इंडिपेंडेंट तक का जो रास्ता था उसमें पहला था प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, दूसरा था डोमिनियन स्टेट और तीसरा था सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इंडिया। तो जब आज़ादी की जो स्ट्रगल चला तो उसमें जो नेता थे, हमारे लीडर्स थे, चाहे वो हमारे गांधी जी रहे, चाहे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमें लीगली वहाँ से हटना है। तो लीगली हटना है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हटना है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो ये रोड मैप था आपका। इस प्रकार से धीरे 1935 का एक्ट आता है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे हैं, क्रिप्स मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव हुआ, माउंटबेटन प्लान आया, एंड फाइनली हम लोग प्राप्त किए 1947 का एक्ट, जिसमें घोषित किया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाते हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट पर ही आधारित है, इसीलिए हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन सारे एक्टों को पढ़ते हैं। 1935 को हम लोग ज़्यादा जोर से पढ़ते हैं ताकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उम्मीद है आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लास्ट होता है। अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसे हम लोग डील करते चले जाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। थैंक यू।